नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। आज आपका नया चैप्टर की शुरुआत की जा रही है और जो नया चैप्टर है वह है केमिकल काइनेटिक्स, अर्थात रासायनिक बल गतिकी, यानी केमिकल काइनेटिक्स की हम आज बात करेंगे। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में विशेष तौर से आपको यदि हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बोर्ड में 4 नंबर का है। इसका अंक भार कितना है? 4 नंबर। यानी रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स की हम बात करेंगे। भाई, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? तो हम यही कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर दर है या उसको हम कह सकते हैं क्रियाविधि है या उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिसको हम निरूपित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी है। यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें किसी पदार्थ की दर को मापा जाता है या उसके वेग को मापा जाता है या उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है या उनको जो क्रियाविधि है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन सब को हम किसके अंदर मानते हैं? रासायनिक बल गतिकी के अंदर मानते हैं। अब देखो, कोई भी रासायनिक बल गतिकी अभिक्रिया होती है उसमें सबसे पहले हम अभिक्रिया की बात करते हैं। अभिक्रिया का वेग ROR। ROR का मतलब क्या होता है? ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो ROR है यानी अभिक्रिया का वेग है, उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का आपके पास में सूत्र होता है, वह होता है सांद्रता अपॉन समय। क्या होता है? सांद्रता अपॉन समय। वेग बराबर होता है सांद्रता अपॉन समय और सांद्रता अपॉन समय से हम उसका वेग ज्ञात करते हैं। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं और प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होती है तीव्र गति वाली अभिक्रिया, एक होती है मध्यम गति वाली अभिक्रिया और एक होती है मंद या धीमी गति वाली अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र गति वाली अभिक्रिया। तीव्र गति वाली अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो पलक झपकने से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तीव्र गति वाली अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जितना टाइम पलक झपकने में लेता है उससे भी कम समय में यदि संपन्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं तीव्र गति वाली अभिक्रिया। और इसके अंदर आते हैं जितने भी आयनिक रिएक्शन होती है वे किसमें आती है? तीव्र गति वाली रिएक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में सेकंड या मिनट का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम गति वाली रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने कहा सुक्रोज का अपघटन है, यानी जो चीनी का अपघटन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 इकाइयां बनती है, वह आती है मध्यम गति वाली अभिक्रिया। इसके बाद में आती है मंद गति वाली अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में हम कह सकते हैं महीनों का, घंटों का, सालों का जो समय लग जाता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं मंद गति वाली अभिक्रिया। और मंद गति वाली अभिक्रिया हम कह सकते हैं लोहे पे जंग लगना, कि लोहे पे जंग लगने की जो अभिक्रिया है कैसी होगी? मंद गति वाली अभिक्रिया होगी। ऐसी तो नहीं 1 सेकंड में हो जाएगी, 1 सेकंड से कम समय में हो जाएगी। इसको 10 घंटे भी लग सकते हैं, 20 घंटे भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है। तो जितना लंबा समय होता है उसी को क्या कहते हैं? मंद गति वाली अभिक्रिया कहते हैं। अब जो भी ये रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन में हमें ये देखना है कि इसमें औसत वेग क्या होता है या औसत वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, या इसके अलावा इसमें आएंगी अभिक्रिया के प्रकार। के बाद में आती है कोटि, कि अभिक्रिया की कौन कौन सी कोटि पाई जाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, और उनकी जो सांद्रता इकाई है उनको हम किस रूप से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में ऑरेनियस संकल्पना आएगी। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर की मूल रूप से भूमिका होती है। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि हम केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है उसकी परिभाषा देखनी है और सामान्य तो इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना है। इस चैप्टर को नोट्स के रूप में लिखने से पहले जो आपने पीछे वाला चैप्टर रखा था उन दोनों के बीच में आप एक पेज छोड़ देना, जिसमें हम बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, इसलिए एक पेज की जगह जरूर छोड़ देना। अब हम शुरुआत करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, रासायनिक बल गतिकी की। तो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो कि केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में यदि हम लिखते हैं इसको, तो परिभाषा में कैसे लिखेंगे उसकी बात करेंगे हम। परिभाषा क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स की? तो इसमें लिखना आपको रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की
ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग या दर, जो अभिक्रिया का वेग है चाहे उसकी क्या है, द रेट, अभिक्रिया के वेग या दर क्रियाविधि, अभिक्रिया के वेग या दर क्रियाविधि एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर क्रियाविधि या वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, अर्थात इसको केमिकल काइनेटिक्स की संज्ञा हम देते हैं। तो ये होती है परिभाषा। अब देखो इस परिभाषा में दो चीजें दे रखी है आपको कि रसायन विज्ञान की ऐसी जगह जिसमें एक तो क्या लेना है आपको, वेग, और एक क्या लेना है, या दर। वेग या दर है, या इन वेग या दर की क्या है, क्रियाविधि है, या इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन चीजों का यदि हम कहने का मतलब एक जो वेग इकाई है इसका हमें अध्ययन करना है पूरे में। तो वेग को क्या है, वेग की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन सब का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अब सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। हेडिंग डालनी है, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को क्या लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ रेट, रिएक्शन ऑफ रेट, अभिक्रिया का वेग, रिएक्शन ऑफ रेट। तो रिएक्शन ऑफ रेट को आपको कभी कभार बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में कभी भी इतना बड़ा नाम नहीं लिखा होगा कि ROR, इसको शॉर्टकट में लिख के क्या लिखेंगे, इसको ROR, इस नाम से भी जाना जा सकता है। यानी ROR, R का मतलब क्या, रिएक्शन, O का मतलब ऑफ, और R का मतलब रेट, रिएक्शन ऑफ रेट के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। यानी अब होता क्या है वेग कि कोई एकांक समय है और एकांक समय में जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के जो अभिकारक है उन अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, देखें कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया के वेग ROR क्या होता है, तो इसमें लिखना है आपको, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारकों, या आप क्या कह सकते हो इनको, उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग
कहलाता है। अब आपने कहा कि एक निश्चित समय ने एकांक समय है और उस एकांक समय में जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है अभिकारक, एक क्या होता है उत्पाद। अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है वे क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। अर्थात ROR यानी रिएक्शन ऑफ रेट की संख्या हम उसको देते हैं। अब यदि आप इसको ऐसे लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे हम, देखो इसके रूप में यदि आप इसको वेग ज्ञात करना है, कोई भी विक्रिया है तो वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सांद्रता अपॉन समय। क्या होता है भाई, सांद्रता अपॉन समय, सांद्रता अपॉन समय की संख्या हम इसको देते हैं। तो आप ये सूत्र भी साथ साथ नोट कर लीजिए कि वेग बराबर लिख लेना सांद्रता अपॉन समय, ये लिखो देखें। तो ये था इसके भाई परिचय के बारे में, वेग क्या है या केमिकल काइनेटिक्स क्या है, दोनों के बारे में। अब एक शब्द इसमें बार बार आ रहा है, अभिक्रिया आ रहा है ना, तो हम वेग के आधार पर जो अभिक्रिया की बात करेंगे। अब हम उसकी बात करते हैं कि अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो आप इसमें हेडिंग डालो अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार में लिख लो, यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है। अब देखो 3 प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है कि वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है तीव्र वेग वाली अभिक्रियाएं, एक होती है मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं और एक कह सकते हैं धीमी या मंद वेग वाली अभिक्रियाएं। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। एक तो तीव्र वेग वाली अभिक्रियाएं, एक मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं, एक धीमी वेग वाली अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम इनकी अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब इसके आगे जो तीनों टाइप है उनकी हम बात करते हैं। कि 3 टाइप इसके कौन कौन से हैं, जैसे तीव्र वेग में क्या है, मध्यम वेग में क्या है और धीमे वेग में क्या है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे नंबर फर्स्ट करके, तीव्र वेग वाली रिएक्शन, तीव्र वेग वाली रिएक्शन के वह रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, अर्थात पलक झपकने से भी कम समय में यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तीव्र वेग वाली अभिक्रिया। और तीव्र वेग वाली जो अभिक्रिया होती है उसमें सभी प्रकार की जो आयनिक रिएक्शन है वे किस में आती है, तीव्र वेग वाली रिएक्शन में आती है। तो इसकी परिभाषा लिखो आप सबसे पहले, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात पलक झपकने से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, अर्थात पलक झपकने से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, अर्थात पलक झपकने से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। उन्हें तीव्र
वेग वाली, उन्हें तीव्र वेग वाली रिएक्शन कहते हैं। तीव्र वेग भी कह सका और वेग के स्थान पर आप एक दूसरा शब्द और प्रयोग कर सका, यानी गति। तीव्र वेग भी लिख सका और इस वेग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, गति भी लिख सकते हैं। तो आप यहां पर ओब्लिक लगा के ये भी लिख सकते हो, तीव्र वेग या गति वाली रिएक्शन भी कहते, तीव्र वेग या गति वाली रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। जैसे अब इसमें कौन सी अभिक्रिया आती है, तीव्र वेग या गति वाली रिएक्शन में कौन सी आती है भाई, कि जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है, सभी आयनिक रिएक्शन, जो सभी आयनिक रिएक्शन होती है वे किसमें आती है, तीव्र वेग वाली रिएक्शन में आती है। जो आयन के रूप में होती है, धनायन और ऋणायन के रूप में जिनका अपघटन होता है वे किसमें आती है, तीव्र वेग वाली रिएक्शन के रूप में आती है। नंबर 2 हेडिंग डालो देखें, और 2 हेडिंग में लिखना नंबर में मध्यम वेग वाली रिएक्शन, मध्यम वेग वाली रिएक्शन। अब मध्यम वेग वाली रिएक्शन क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में कुछ सेकंड या मिनट का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम वेग वाली रिएक्शन। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में कुछ मिनट या सेकंड का समय लगता है उसे कहते हैं मध्यम वेग वाली रिएक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं कि सुक्रोज का जो जल अपघटन पढ़ा था आपने, कि सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो उसकी 2 इकाइयां बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो वह मध्यम वेग वाली अभिक्रिया है। या एस्टर के जल अपघटन की बात करते हैं तो वे भी कैसी मध्यम वेग वाली अभिक्रिया है। तो इसकी परिभाषा में आपको ऐसे लिखना है, लिखो देखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे लिख लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में कुछ सेकंड या मिनट, सेकंड या मिनट का समय लगता है उसे मध्यम वेग वाली रिएक्शन कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें संपन्न होने में कुछ सेकंड या किसका समय लगता है, मिनट का समय लगता है, उसे मध्यम वेग वाली रिएक्शन कहते हैं। और मध्यम वेग वाली रिएक्शन में जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि मध्यम वेग वाली रिएक्शन कैसे होती है, जैसे आपने पढ़ा था कि सुक्रोज का जल अपघटन पढ़ा था, एस्टर का जल अपघटन पढ़ा था, तो ये सारी क्या है, मध्यम वेग वाली रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल में लिख लो, जो सुक्रोज होता है, चीनी होती है, उसके बात कर रहे हैं हम, तो इसमें लिख सकते हो आप सुक्रोज का जल अपघटन। और नंबर 2 एस्टर का जल अपघटन। तो ये होती है मध्यम वेग वाली रिएक्शन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ समझ में आ रहा होगा। और इनको आपको इसी प्रकार से अभिक्रिया के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, सीधा सिंपल हो जाता है कि तीव्र वेग वाली अभिक्रिया किसे कहते हैं, मध्यम वेग वाली अभिक्रिया किसे है, केवल परिभाषा के रूप में क्वेश्चन आता है। तो इन परिभाषाओं को इसी प्रकार से याद करना है। तो 2 हो गई। तीसरी हम बात करते हैं जो है आपके पास में धीमी या मंद गति वाली रिएक्शन। तो नंबर 3 इसकी बात करते हैं, धीमी या मंद गति वाली रिएक्शन। धीमी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं मंद गति बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेग। धीमी या मंद वेग वाली रिएक्शन। और धीमी और मंद वेग वाली रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन को
हम ये कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में, जो संपन्न होती है उनमें कुछ दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं या सालों का समय लग सकता है, कि कुछ महीनों में भी संपन्न हो सकती है, कुछ दिनों में भी संपन्न हो सकती है, कुछ सालों में संपन्न होती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम धीमी या मंद वेग वाली रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप ऐसे लिखोगे, लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में दिनों, महीनों या सालों, या इसकी जगह वर्षों लिख सकते हो आप, वर्षों का समय लगता है, उसे मंद या धीमी वेग, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो, गति वाली रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो धीमी या मंद वेग वाली रिएक्शन इसको कहते हैं कि जिसे संपन्न होने में दिनों, महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, उसे मंद या धीमी वेग वाली या गति वाली रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें हम कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो भाई लोहे पे आपने जंग पड़ा है, तो लोहे का जंग ऐसा तो नहीं है 1 सेकंड में लग जाता है, 1 मिनट में लग जाता है, उसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं या कुछ साल लग सकते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखना लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। या आप इसके अलावा कह सकते हो कि जो तांबा या पीतल होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा, तो ऐसे लिख सकते हो पीतल या तांबा का हरा होना, पीतल या तांबे का हरा होना। तो एक तो लोहे पे जंग लगना है, एक पीतल या तांबे का क्या होना है, हरा होना है। तो इन चीज़ों को हम नोट के रूप में ध्यान रख सकते हैं, भाई किस चीज़ को हम किस प्रकार से जानते हैं। तो ये आपको धीमी या मंद वेग वाली रिएक्शन में देखना है, और ये मध्यम वेग वाली और ये तीव्र वेग वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब ये तो थे भाई तीव्र वेग, मध्यम वेग और मंद वेग वाली रिएक्शन, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अभिक्रिया में वेग के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया में वेग के प्रकार हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, या ताक्षणिक वेग। अभिक्रिया में वेग के प्रकार होते हैं, वेग के आधार पर अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, एक उसका औसत वेग क्या होगा, एक उसका ताक्षणिक वेग क्या होगा। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालनी है अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार। चलो हम बात करते हैं अब अभिक्रिया वेग के प्रकार। अब अभिक्रिया वेग के प्रकार हैं, इसमें लिख लेना यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालनी है इसमें प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग।
देखो अब प्रारंभिक वेग में क्या है, प्रारंभिक वेग में यही ध्यान रहना है कि जब समय जो टाइम है वे क्या लिया आपने कि t बराबर ले लिया 0। जब समय 0 है और इस स्थिति में अभिक्रिया में जो होने वाला परिवर्तन होता है उस वेग को कौन सा वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग। इसके बाद में आता है औसत वेग के निश्चित समय अंतराल के बाद में, जैसे आपने कहा 1 मिनट के बाद में, 2 मिनट के बाद में, तो निश्चित समय, उस निश्चित समय अंतराल में जो अभिक्रिया के वेग में होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम कौन सा वेग कहते हैं, औसत वेग। और उसके बाद में कहते हैं कि ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म समय में, बहुत ही कम समय में अभिक्रिया के वेग में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। तो प्रारंभिक वेग में यही है कि आपने कोई अभिकारक लिया है और उसके लिए समय 0 है, इन्हें कोई भी समय की शुरुआत नहीं हुई है, और उस समय जो उसमें परिवर्तन होगा अभिक्रिया के वेग में उसको हम कौन सा वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। कौन सा वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग में लिखो, देखिए आप सबसे पहले कि प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो इसमें ऐसे लिखना है कि जब समय यानी समय क्या होता है, t बराबर 0 होता है। जब समय यानी t बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो अब अभिक्रिया में दो चीज होती है, एक तो क्या होता है अभिकारक, एक क्या होता है उत्पाद। तो अभिकारकों या उत्पादकों की सांद्रता में, तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कौन सा वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसके बाद में नंबर 2 आता है औसत वेग। कौन सा आता है, औसत वेग। कि औसत वेग क्या है कि निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। निश्चित समय अंतराल का मतलब है कि आपने कहा 1 मिनट के पश्चात, तो निश्चित समय कितना हो गया, 1 मिनट उसका अंतराल हो गया। आपने कहा 5 मिनट, तो निश्चित समय कितना हो गया, 5 मिनट। तो निश्चित समय अंतराल में जो अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद है उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखनी है कि निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल। अब जो निश्चित समय अंतराल है, निश्चित समय अंतराल पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। अब देखो जो ये औसत वेग है इसमें आपके पास में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद। दोनों के बारे में हम वेग का कुछ डिफरेंट देखते हैं कि किस प्रकार से दोनों में थोड़ी सी भिन्नता होती है। परिभाषा के रूप में ऐसा ही है। तो इसके लिए आप 2 कॉलम बना लो, एक तरफ तो लिख लो अभिकारकों का औसत वेग, अभिकारकों का औसत वेग, और एक तरफ लिख लो उत्पादों का औसत वेग। अब देखो सबसे पहले हम इनको ग्राफ बनाते हैं दोनों के, और उनके ग्राफ के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों में औसत वेग की प्रक्रिया पाई जाती है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाना इसका,
इस प्रकार से। इसको y बिंदु नाम दे देना और इसको क्या दे देना, x बिंदु। अब इसमें आपके पास में दो आरेख बनेंगे इस प्रकार से, यहां पे ऐसे। इसको आप 0 मान लेना, ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा समय, ठीक है। अब यहां से इसका जो आरेख की निरूपण इस प्रकार से करना है आपको, यहां पे आएगा, फिर यहां पे इस प्रकार से, और फिर ये ऐसा होता हुआ इस प्रकार से चला जाएगा। तो इसको आपको लिख देना, इस बिंदु को आप r1 और इसको क्या लिख देना आप r2, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा वह डेल t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल t। ये इधर वाला पार्ट है इसकी क्या होगी, सांद्रता, ये इसकी सांद्रता आ जाएगी, और ये y का मान हो जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों के बीच का मान रहेगा, इन दोनों मानों को हम क्या कह देंगे, डेल r की संख्या दे देंगे। बीच के अंतर को डेल r की संख्या दे देंगे कि ये इनके बीच का अंतर डेल आ जाएगा, ये डेल t हो जाएगा दोनों t के समय, और ये क्या हो जाएगा, इसका r हो जाएगा यहाँ वाला पार्ट। ये तो होता है अभिकारकों का औसत वेग। अब इसी प्रकार से हम बात करें उत्पादों के औसत वेग में, तो उत्पादों के औसत वेग के लिए आपको यही ग्राफ बनाना है। ऐसे देखो, ये आपको y बिंदु लेना है, इसमें ये इसका x बिंदु हो जाएगा, दोनों बिंदु हो गए। अब बिंदु होने के बाद में इसमें आपको इस प्रकार के दो ग्राफ बना देना है, यहाँ पे ये दो ग्राफ बन गए। अब इन दोनों ग्राफों को आपको अलग अलग संख्याएं देनी है। एक तो क्या हो जाएगा p के रूप में, रे क्या हो जाएगा r के रूप में। तो इसको आप दोनों समय तो सेम ही रहेंगे भाई। इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, t0 रहेगा, यहाँ पे t1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा t2। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा p1 और ये क्या हो जाएगा p2, यानी t1 t2 और वहाँ पे p1 और p2 के रूप में। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है उसको क्या लिखेंगे हम, डेल p लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब इन दोनों के द्वारा हमें यह देखना है कि अभिकारकों का औसत वेग और उत्पादों के औसत वेग में किस प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन्हें हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। चलो इनकी बात करते हैं अब हम। तो सबसे पहले अभिकारकों का औसत वेग की बात करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले यदि हम इस अभिकारक के औसत वेग की बात करें तो हम ऐसे मानते हैं कि इसमें माना कि अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे क्या है T1 और यहाँ पे क्या है T2। T1 समय पर तो क्या बन रहा है R1 और T2 समय पे क्या बन रहा है R2। माना कि अभिकारक की सांद्रता T1 समय पर तो R1 है और T2 समय पर क्या है R2 है। तो इसका औसत वेग याद करने के लिए क्या लिखते हैं, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा कुल समय। कि इसकी जो सांद्रता है उस सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन इस परिवर्तन में लगा क्या हो जाएगा समय। तो आप क्या लिखोगे R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये चीज लिखेंगे। अब इसको यदि हम साथ में लिखना चाहते तो R1 माइनस R2 का मान क्या है, डेल R है, और T1 माइनस T2 का मान क्या है, डेल T है। तो अब इसमें R2 माइनस R1 में R किसका आता है, माइनस का आता है। तो जो नेगेटिव चिन्ह आता है वह यह दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी। और यदि जहां पे पॉजिटिव चिन्ह आता है वहां पे आता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, इसमें जैसे लिख हम लिखेंगे साथ में मान, ऐसे लिख लो, माना कि अभिकारकों की सांद्रता, माना कि अभिकारकों की सांद्रता T1 समय पर R1, T1 समय पर क्या है R1 है, जो T2 समय पर R2। तो T1 समय पर R1 है तो T2 समय पर क्या होगी R2 रह जाती है। तो औसत वेग बराबर, अब औसत वेग बराबर क्या लिखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो औसत वेग बराबर लिखना आपको
सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या है आपके पास में, यहां पे लिख लो R2 माइनस R1 अपॉन परिवर्तन में लगा समय क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का मान क्या होता है, डेल R होता है। तो इसको माइनस के रूप में क्या आएगा यहाँ पे, डेल R अपॉन ये क्या होता है, डेल T होता है। इसी अब यहाँ पे ये माइनस आया, इसका जिक्र कर लेते हैं माइनस क्यों आया। तो इसको आप नोट डाल के ऐसे लिख लेना कि माइनस क्यों आया। तो माइनस का कारण हम ये बताएंगे कि नेगेटिव, यानी माइनस है, नेगेटिव है, का चिन्ह यह दर्शाता है कि का चिन्ह यह दर्शाता है कि का चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो जाती है। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो ये चीज़ हमें जो माइनस वाले आए, ये तो किसके लिए है, अभिकारकों के औसत वेग के लिए। तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो अभिकारकों की सांद्रता T1 समय के लिए R1 और T2 समय के लिए R2 है, तो औसत वेग के लिए सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय होता है। यहाँ पे R2 माइनस R1 अर्थात इसको डेल R से और T2 माइनस T को डेल T से। तो ये नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि समय के साथ जो अभिकारकों की सांद्रता उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तभी तो ये ग्राफ घटता हुआ जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। अब यदि बढ़ता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा। और पॉजिटिव के बारे में हमें जो उत्पादों का औसत वेग है उसके बारे में ये लिखना है कि माना कि उत्पाद की सांद्रता। अब इसके बारे में हमें ऐसा लिखना है कि देखो यहाँ पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि माना कि उत्पाद की सांद्रता T1 समय पर क्या है, P1 और T2 समय पर क्या है, P2 है, ठीक है, हो रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो इसको क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो डेल P2 है जो उसको किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, हम P के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव डेल P अपॉन डेल T। यहाँ पे जो पॉजिटिव चिन्ह है, ये पॉजिटिव ये दर्शाता है कि समय के साथ जो अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। पॉजिटिव आया तो वृद्धि, नेगेटिव आया तो कमी। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, माना कि अभिकारकों की सांद्रता T1 समय पर P1 है जो समय T2 समय पर P2 रह जाती है। माना कि अभिकारकों की सांद्रता, नहीं यहां पे अभिकारकों की जगह क्या लिखना भाई हमें, उत्पादों की सांद्रता। माना कि उत्पादों की सांद्रता T1 समय पर P1 और T2 समय पर P2 रह जाती है, तो औसत वेग, अब औसत वेग में आपके वही चीजें हैं कि सांद्रता में जो परिवर्तन है अपॉन परिवर्तन में लगा समय, इसमें क्या लिखोगे, औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन
परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या है यहाँ पे, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 माइनस P1 है, P2 माइनस P1 दोनों के अंतर को हम किससे दर्शाते हैं, डेल P से, और T2 माइनस T1 को किससे दर्शाते हैं, डेल T से। तो यहाँ पे क्या लिख देना, बराबर पॉजिटिव डेल P अपॉन डेल T। तो यहाँ पे आपको नोट डाल के लिखना है कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि जो उत्पादकों के समय के साथ उत्पादकों की जो सांद्रता है उसमें हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पे लिखना पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है या हो रही है, वृद्धि हो जाती है, इसलिए वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस औसत वेग में देखना, अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए। ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कमी होगी, पॉजिटिव है तो वृद्धि होगी। ये दोनों चीजें अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभिक्रिया के वेग में। तो दो वेग हो गए आपके पास में, प्रारंभिक वेग हो गया और औसत वेग हो गया। इसके बाद हम करते हैं ताक्षणिक वेग की बात। तो चलो ताक्षणिक वेग के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताक्षणिक वेग की। नंबर 3, ताक्षणिक वेग में लिखना है आपको वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है कि ताक्षणिक वेग होगा जो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पादों में सांद्रता में जो होने वाला परिवर्तन होता है। बहुत ही कम अंतर होता है दोनों के बीच में, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल होता है जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कौन सा बोलते हैं, ताक्षणिक। कहीं पे आपको इसमें ताक्षणिक की जगह तत्कालिक वेग भी लिखा हुआ मिल सकता है। ताक्षणिक के स्थान पर क्या मिल सकता है, तत्कालिक वेग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको सीधी सी परिभाषा लिखनी है, वैसे लिखो देखिए परिभाषा में कि अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ताक्षणिक या तत्कालीन वेग या गति कहलाता है। तो ये होता है आपके पास में ताक्षणिक वेग। और ताक्षणिक वेग ज्ञात करने का सूत्र आप लिख सकते हो, ताक्षणिक वेग बराबर, ताक्षणिक वेग क्या होता है कि माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, ये तो किसके लिए, उत्पाद के लिए, अभिकारक के लिए। और उत्पाद के लिए क्या लिखोगे, प्लस डी आर अपॉन डी टी।
तो ये तो हो जाएगा आपके अभिकारक के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, उत्पाद के लिए। तो तात्क्षणिक वेग के रूप में आप डी की प्रकृति लिख लेना। अब ये चीज लिखने के बाद में आपको यहां तक तात्क्षणिक वेग के बारे में पता होना चाहिए। तात्क्षणिक वेग को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो ये आपके पास में कंप्लीट वेग होता है इसका। अब तात्क्षणिक या तत्कालिक वेग है इसमें माइनस डी। अब ये आर और ये आर है। यहां पे एक ध्यान देना कि वहां पे आपको समझाने के लिए ये तो अभिकारक के रूप में था, ये प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में, तो यहाँ आर की जगह आप क्या लिख देना, पी लिख देना, ठीक है। प्रोडक्ट, जिससे आपको पी में प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद और यहाँ पे क्या आर का मतलब अभिकारक के रूप में। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए आप पी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों चीजें होने के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया दर या वेग को प्रदर्शन कैसे किया जाता है, कि अभिक्रिया को दर या वेग है उसको हम दर्शाते कैसे, प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, वे डालो, देखें यहां पे कि दर्शाने के बारे में, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम अभिक्रिया दर या वेग का प्रदर्शन। नई हेडिंग डालनी है आपको, अभिक्रिया दर या वेग का प्रदर्शन। अभिक्रिया दर या वेग का प्रदर्शन। अब प्रदर्शित करने के लिए आपके पास में दो विशिष्ट चीजें होती है। एक नाम देखना हमें गुणांक। गुणांक का मतलब उसकी संख्या। एक हो तो किस प्रकार से अभिक्रिया को दर्शाते हैं, और भिन्न भिन्न हो तो किस प्रकार से अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अभिक्रिया के वेग को दर्शाने की प्रकृति होती है गुणांक, और वे दो माध्यम हो सकती है, या तो एक ही प्रकार के गुणांक होंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के गुणांक होंगे। दो बिंदुओं के आधार पर इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट बिंदु की यहां पर आपको हेडिंग डालनी है, जब गुणांक एक हो। जब गुणांक एक हो, जब गुणांक कितना हो, एक। अब गुणांक एक का मतलब क्या है, जो n है इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना कि यहां पे आपने n बराबर एक लिया, यानी गुणांक की एक की प्रकृति ली। जैसे आप एक रिएक्शन लिखते हो a प्लस बी अभिक्रिया करके c प्लस डी, ये अभिकारक का मान है, ये किसका मान है, उत्पाद का मान। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो आपकी तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया थी, तात्क्षणिक वेग में क्या लिखेंगे, इसको d और किसके रूप में लिखेंगे, p के रूप में, यानी d का जो r का मान है और d का p का मान है उसके रूप में दर्शाते हैं। उसमें दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसमें ऐसा लिखेंगे माइनस d किसके रूप में, अभिकारक के रूप में। तो यहां पे क्या जाएगा, a अपॉन समय में हुआ कुछ ने कुछ समय लिया तो आप क्या लिख दोगे dt प्लस यहां पे भी क्या है आपके पास में। अब यहां पे आप इसको इक्वल के रूप में ऐसे लिख लेना, प्लस के चिन्ह में लिखना, यहां पे माइनस डी बी अपॉन डी टी वेग के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो आप। अब यहां पे बराबर, यहां माइनस की जगह क्या जाएगा, प्लस डी सी अपॉन डी टी प्लस डी डी अपॉन डी टी। इस प्रकार से आपने इसको प्रदर्शित कर दिया वेग के रूप में। अब वेग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यदि इसी प्रकार से, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी एग्जाम्पल के रूप में, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी कि H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके इसको लिख दिया आपको H2O2 लिख दिया। अब H2O2 को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे H2 है, O2 है, यहाँ पे H2O2 है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी H2 अपॉन डी टी बराबर माइनस डी O2 अपॉन डी टी। अब यहां पे H2O2 की प्रकृति किसमें आएगी,
प्लस में आएगी, तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस। यदि आप यहाँ पे नहीं दर्शाते हो तो भी किस प्रकार की प्रकृति है, प्लस की है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DH2O2 अपॉन DT। तो ये तो आपके पास में होती है एक गुणांक के लिए, यदि उसका गुणांक क्या हो, समान हो। अब यदि एक गुणांक है तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। दूसरी जो बात होती है वह होती है भिन्न भिन्न गुणांक के लिए। तो हम 2 नंबर पॉइंट डाल के यहां पे लिखते हैं, जब गुणांक भिन्न भिन्न हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बराबर नहीं है क्या, n। तो समान गुणांक नहीं है इसके लिए, इसी रूप में लिखेंगे। जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, देखो अब यहां पे एक गुणांक के बारे में आप समझ गए होंगे, यहां पे भी एक ही है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो सबका गुणांक क्या है, समान है भाई। इनकी सबकी संख्या एक है तो गुणांक कितना हुआ, एक। अब भिन्न भिन्न गुणांक के रूप में आप क्या लिखोगे, भिन्न भिन्न गुणांक में लिखोगे, जैसे आपने लिखा A + 2B अभिक्रिया करके 3C, इसका गुणांक 1, इसका 2 और इसका कितना है, 3। तो तीनों के गुणांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो तीनों के गुणांकों को भिन्न भिन्न रूप में कैसे लिखोगे, इसमें वही चीज है, -DA/dt बराबर -1/2 dB/dt बराबर +1/3 dC/dt। इस प्रकार से इसको गुणांक के रूप में लिख दोगे। अब ये चीज इस प्रकार से गुणांक के रूप में लिखने के बाद में यदि हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, उसके तहत इसकी बात करते हैं, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम N2 + 3H2 अभिक्रिया करके 2NH3। जैसे ये आपने एक रिएक्शन ली, अब इस रिएक्शन को हम भिन्न भिन्न गुणांक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा, इसमें इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ध्यान देना कि -DN2/dt बराबर -1/3 DH2/dt बराबर +1/2 DNH3/dt। तो ये भिन्न भिन्न गुणांक के लिए इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और समान गुणांक के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होती है अभिक्रिया दर या वेग का प्रदर्शन इस प्रकार से। तो यहां तक आपको सबको ध्यान देना है कि भाई अभिक्रिया का वेग का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, और विशिष्ट अभिक्रिया के वेग में पढ़ेंगे वेग की इकाइयों को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में इसको प्रदर्शित करने के तरीके के बारे में देखेंगे। यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट को साथ साथ नोट्स लिखना है अच्छी तरह से। किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।